Hello students, welcome back. So let's discuss the part 1 of your previous year question paper of BPCS 186. The subject name is Managing Stress. ये पेपर हुआ था आपका जून 2024 में, ठीक है. सो ये 4 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि सेक्शन ए है आपका. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Explain various sources of stress with the help of suitable examples. What are the ways in which stress can be measured? So देखो, स्ट्रेस जो होता है ना वो आपके डिफरेंट सोर्सेज से अराइज हो सकता है, और जिन सोर्सेज से आपका स्ट्रेस अराइज होता है ना उन्हीं को बोलते हो आप स्ट्रेसर्स. सो जो मेजर स्ट्रेसर्स हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, फिर आपका आता है सोशल स्ट्रेसर्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसर्स. तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं. जो स्ट्रेस आपकी फ़िज़िकल सराउंडिंग्स की वजह से अराइज़ होता है ना आपको, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, उसी को आप बोलते हो क्या, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है कहीं, वहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको स्ट्रेस अराइज़ हो रहा है आपके माइंड में, ठीक है. जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह के पास रह रहे हो, मेट्रो आपके पास है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन आपके पास है, बिज़ी रोड के पास रह रहे हो, तो जो एक्सेसिव नॉइस है उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा. क्यों? क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, कुछ और काम नहीं कर पाओगे, सारा दिन भर आपके कानों में आवाज़ गूंजेगी, तो गुस्सा आएगा, उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा. देन सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, पॉल्यूशन में रहना या फिर पुअर एयर क्वालिटी में रहना, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, तब आपको स्ट्रेस जनरेट होता है. देन तीसरा है जब आपकी ओवर क्राउडिंग होती है पब्लिक प्लेसेस पे या फिर घर पे आपके, जो कि आपको फिर क्या लीड करता है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है. फिर आते हैं आपके सोशल स्ट्रेसर्स. जो स्ट्रेस आपके सोशल इंटरेक्शन या रिलेशनशिप्स की वजह से आता है उसे बोलते हैं हम सोशल स्ट्रेसर्स. एग्जाम्पल में, जैसे कि आपकी लड़ाई झगड़े हो गए आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आपको गुस्सा आता है और आप स्ट्रेस में भी हो जाते हो कि यार वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना. और जब फैमिली मेम्बर्स बात नहीं करते तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है हमें. तो ये आता है आपका सोशल स्ट्रेसर्स में. देन आप जब सोशल स्ट्रेसर्स आते हैं तो आप क्या करते हो, आप आइसोलेटेड फील करते हो, आप एक तरफ हो जाते हो. और ठीक है, देन डेफिनेशन देखो, स्ट्रेस अराइजिंग ड्यू टू सोशल इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स, उसी को आप बोलते हो सोशल स्ट्रेसर्स. तो ये वही सेम चीज़ है आपकी, मैंने 2 बार लिख दी है, तो इसको कट कर देना, ठीक है. तो आपका है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप आइसोलेटेड फील करते हो उसके बाद, या फिर आपको ऐसा लगे कि भाई आपका सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको, तब आपको स्ट्रेस होता है. देन एडोलेसेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आपको सर्टेन तरीके से उनके जैसे ही बिहेव करना है, उनके जैसे ही एक्ट करना है, ठीक है. तो उस पीयर प्रेशर में भी आपका एक स्ट्रेस जनरेट होता है. देन ये सारे कंडीशंस आ जाती हैं सोशल स्ट्रेसर्स में. अब आपको पता है कि जैसे हाई सोसाइटी में जो लोग रहते हैं और एक नीचे, जैसे आप मान लो मिडिल क्लास सोसाइटी से या लोअर सोसाइटी से निकल के आए हो और सडनली एक हाई सोसाइटी में आके रहने लग जाते हो, तो आपको उनके जैसे तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, उनके जैसा बोलने का स्टाइल, उनके जैसा बिहेव करने का स्टाइल, तो उसमें भी आपका स्ट्रेस जनरेट होता है. आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है. आगे चलते हैं. ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आपका जॉब और वर्क इन्वायरमेंट से आपका प्रोड्यूस होता है उसको आप बोलते हो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस. जैसे कि हैवी वर्कलोड की वजह से या फिर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, जैसे आपको कभी कभार इतना सारा काम दे दिया जाता है और कह देते हैं कि अभी मुझे 4 घंटे में ये काम चाहिए सारा का सारा, और काम होता है कम से कम 2 दिन का. तो ऐसी जब डेडलाइंस आपको मिल जाती है अनरियलिस्टिक सी, तब आपका स्ट्रेस जनरेट होता है. देन जॉब अगर इनसिक्योरिटी आपकी हो जाती है ड्यू टू फ्रीक्वेंट ले ऑफ्स. अब आपने देखा होगा कई कंपनीज इकट्ठा हज़ारों लोगों को इकट्ठे निकाल देती है, तो जब वो ले ऑफ होते हैं ना कंपनीज़ में, उसकी वजह से जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से आपके स्ट्रेस आ जाता है. देन अपने कोलीग्स जो हैं आपके और सुपरवाइज़र्स हैं, उनके साथ जब आपकी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होती हैं तब स्ट्रेस जनरेट होता है. और जब आपको अपने वर्क का क्रेडिट नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है अपने वर्क प्लेस पे, तब आपको स्ट्रेस जनरेट होता है.
तो ये सारे स्ट्रेसेस कब जनरेट होते हैं, ये सारे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वर्क की वजह से, और इन सभी स्ट्रेसेस को जो ये जनरेट हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसर्स, ठीक है। फिर आपके आते हैं साइकोलॉजिकल और इंटरनल स्ट्रेसर्स, जो आपके खुद के थॉट्स से स्ट्रेस अराइज होता है, खुद के एटीट्यूड और परसेप्शन से, उस स्ट्रेस को आप बोलते हो साइकोलॉजिकल और इंटरनल स्ट्रेसर्स। जैसे कि आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बैठ गया है, तो उसमें क्या होगा, आप छोटे छोटे फेलियर्स को भी ना बहुत बड़ा बना के देखोगे। कि मान लो आपके मार्क्स कम आए एक सब्जेक्ट में, तो आप उस चीज़ को ऐसा हुआ बना दोगे कि आप उसी पे फोकस करोगे, रादर देन जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं वो आप इग्नोर कर दोगे। सो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। देन सेल्फ एस्टीम कम होने की वजह से आपके पास स्ट्रेस आता है। जब आप कॉन्फिडेंस लैक करते हो तब स्ट्रेस डेवलप होता है आपके। अगर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप से कि भाई मेरे को तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, मुझे तो 90+ ही चाहिए हर सब्जेक्ट में, है ना, मुझे तो आईआईटी में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, मेरे को हर काम परफेक्ट चाहिए, तो ऐसे में भी ये सारी चीज़ें करके भी ना हम अपने लिए स्ट्रेस जनरेट कर लेते हैं फालतू का। फिर आगे चलते हैं। फिर है आपके बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स और लाइफ इवेंट्स। बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स में वो होते हैं जो स्ट्रेस आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि मान लो आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस जनरेट होता है। क्योंकि जब भी आपको कोई डिज़ीज़ होती है तो 100 चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं ये ज़्यादा ना बढ़ जाए। आप कुछ जब आपकी डायबिटीज़ होती है तो आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस करनी होती हैं कि मीठा नहीं खाना, तो उससे भी इरिटेशन कभी कभार डेवलप होती है। देन आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, है ना, तो ये चीज़ें सारी स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करती हैं आपके। फिर जो एडोलेसेंस में, प्रेगनेंसी में और मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे आपका स्ट्रेस जनरेट होता है। फिर आपका अगर आपको डेली आपको स्लीप नहीं मिल रही है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो आप, चाहे वर्क की वजह से या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से, तब भी इट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस। देन वी हैव लाइफ इवेंट्स। मेजर इवेंट्स जो हो जाते हैं लाइफ में, उनकी वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होता है। जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, आपका ब्रेकअप हो जाना, डिवोर्स हो जाना, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस। फिर अगर मान लो आपने नई सिटी में माइग्रेट किया है पढ़ने के लिए या फिर जॉब के पर्पस से, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस। देन यू हैव मैरिज। भले ही ये पॉजिटिव इवेंट होता है मैरिज, बट आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेसफुल। ओके, अब वेज टू मेजर स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है ना आपका, वो 3 तरीके से आप मेजर कर सकते हो, साइकोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, देन बिहेवियरल मेथड से। तो मेजर मेथड जो आपके इंक्लूड होते हैं वो होता है पहला, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, वो अपने स्ट्रेस को रेट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू और स्केल्स पे मेजर करते हैं वो, ठीक है। जैसे कि आपको इस तरीके का क्वेश्चंस दे दिया जाता है कि आप इस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करोगे, इस कंडीशन में आपको कितनी इंटेंसिटी फील होती है स्ट्रेस की, तो उससे स्केल से भी मेजर करते हैं हम, और क्वेश्चनर से भी, कि जब आप क्वेश्चनर्स को आंसर करते हो तब आपको अपने स्ट्रेस का लेवल मेजर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे PSS और SRRS। PSS क्या है, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। परसीव्ड स्ट्रेस स्केल में क्या होता है, आप एक लाइव सिचुएशन में ये परसीव करते हो कि कितना स्ट्रेस हो सकता है, कि परसेप्शन मेजर करते हो बेसिकली स्ट्रेस की अलग अलग लाइफ सिचुएशंस में। फिर आता है आपका SRRS, ये है आपका होम्स एंड राहे सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। ये आपका मेजर करता है स्ट्रेस को लाइफ इवेंट्स के बेसिस पे, एंड देन आपको स्कोर्स मिलते हैं, ठीक है। और फिर आता है तीसरा, डेली हैसल स्केल, कि जो डेली हैसल्स आप कर रहे हो उसमें क्या, किस स्केल पे आपका स्ट्रेस है। देन यू हैव फिजियोलॉजिकल मेजर्स। फिजियोलॉजिकल मेजर्स में क्या होता है, आपका स्ट्रेस जो होता है ना, वो आपका एक्सेस होता है, या फिर कैसे मेजर होता है, बाय मेजरिंग द बॉडीली चेंजेस एंड रिस्पॉन्स, कि आपका स्ट्रेस जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं और जैसा आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसके थ्रू मेजर होता है आपका
क्या स्ट्रेस, और इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मेजर्स। जैसे कि कोई भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाना, आपका ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और कितना हार्ट रेट मेजर हो रहा है, कितना हार्ट रेट बढ़ रहा है, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कभी कभार छोटी सी इवेंट होता है और आपका हार्ट रेट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस स्केल में भी उसको मेजर करते हैं, फिजियोलॉजिकल मेजर्स ये सब मेजर करते हैं आपके, ठीक है। देन यू हैव गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं GSR। ये आपकी स्किन कंडक्टिविटी को मेजर करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो उनको पसीने आने लग जाते हैं एकदम से, तो वो उस स्वेटिंग को मेजर करना, इसको बोलते हैं आप गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। फिर होता है आपका कॉर्टिसोल लेवल्स। कॉर्टिसोल लेवल्स में मतलब क्या होता है, सलाइवरी और ब्लड कॉर्टिसोल टेस्ट होते हैं आपके, जो कि इंडिकेटर होते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। और कभी भी देखना, जिसको भी स्ट्रेस होता है ना, उसका कॉर्टिसोल लेवल आपको बड़ा मिलेगा, हाई मिलता है। देन यू हैव बिहेवियरल मेजर्स। तो बिहेवियरल मेजर्स में क्या होता है, आप बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं ना, उसको मेजर करते हो, उसको ऑब्ज़र्व करते हो आपकी स्ट्रेस को एक्सेस करने में। जैसे कि इंक्रीज्ड एरर्स और एक्सीडेंट इन टास्क अंडर स्ट्रेस। जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हो तो आप कितना एरर कर सकते हो या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह कर सकते हो, तो वो देखा जाता है। देन आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर्स को नोट किया जाता है। जैसे कि जब आप स्ट्रेस में हो तो अपने नेल बाइट कर रहे हो, रेस्टलेसनेस हो रही है आपको, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। फिर आता है आपका इंटरव्यूज़ में आपकी डिस्क्रिप्शन देखो, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ टू अंडरस्टैंड स्ट्रेसर्स, रिएक्शंस एंड कोपिंग। आपके लिए जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर, जिसमें आपके स्ट्रेसर्स को, आपके रिएक्शन को और आपके कोपिंग मेथड को देखा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, जो आपके क्लिनिकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्ट्रेस का क्या कॉज है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी पे। कंक्लूजन क्या निकलता है, जो आपका स्ट्रेस है ना, वो मल्टीपल सोर्सेज से अराइज हो सकता है, जैसे कि इन्वायरमेंट, सोशल, जॉब, एकेडमिक्स, लाइफ इवेंट्स और इंटरनल परसेप्शंस। जो परसेप्शन हम खुद ही बना देते हैं अपने माइंड में, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है ना, हम स्ट्रेस है वो अपने मैनेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट से, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर से, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से और इंटरव्यूज से, जो हमें हेल्प करता है स्ट्रेस की आपकी सिवियरिटी को अंडरस्टैंड करने में, और जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको इफ़ेक्टिवली प्लान करने में, कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को। सो द सेकंड क्वेश्चन इज़, compare between GAS, that is general adaptation syndrome, and cognitive appraisal model of stress। दो हैं आपके। पहला हम पढ़ेंगे GAS, जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये हैंस सीली के द्वारा प्रपोज किया गया था 1956 में। तो मेन आइडिया क्या था इसका, उन्होंने क्या बोला कि जो स्ट्रेस है वो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैटर्न है दैट बॉडी गोज़ थ्रू इन अ रिएक्शन टू एनी डिमांड और अ स्ट्रेसर। मतलब उन्होंने बोला जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसर आता है, तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैटर्न है आपकी बॉडी का, जैसे ही वो स्ट्रेस आएगा, ठीक है, थ्रू अ रिएक्शन। मतलब जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी कोई ना कोई रिएक्शन करती है। जैसे किसी को शिवरिंग होने लग जाती है, किसी को पसीना आने लग जाता है, किसी की हार्ट रेट बढ़ जाती है, किसी को क्या कहते हैं चक्कर आने लग जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, किसी को पैनिक अटैक आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है स्ट्रेस के अंडर में, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैटर्न, जो जैसे कि बॉडी हमारा गो थ्रू करती है इन अ रिएक्शन टू एनी डिमांड और स्ट्रेसर। तो इसके भी स्टेजेस होते हैं। पहला होता है अलार्म स्टेट। जैसे ही स्ट्रेस आया आपकी बॉडी पे, एकदम से आप अलार्म हो गए, चौंक गए कि ये क्या हुआ एकदम से, है ना। तो पहला बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेगी कि स्ट्रेसर को, कि भाई मुझे किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है।
फिर आप देखोगे आप उस सिचुएशन में फ़्लाइट करोगे या फ़ाइट करोगे। तो दो आपके फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। या तो आप उस सिचुएशन से लड़ोगे या फिर आप क्या करोगे, उससे एस्केप हो जाओगे फ़्लाइट और फाइट में, ठीक है। तो फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या होता है, मान लो आपको कोई गालियाँ दे रहा है या फिर आपको कोई बदतमीज़ी कर रहा है, आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई तंग कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, या तो आप वापस पलट के जवाब दोगे या आप उस सिचुएशन से भाग जाओगे, फ्लाई कर जाओगे, फ़्लाइट, ठीक है, या उसको वापस से पलट के जवाब दोगे। तो ये दो रिस्पॉन्सेज आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, या तो उससे लड़ो उस स्ट्रेसर से या फिर आप उससे भागो वहाँ से, ठीक है। तो जनरली आधे लोग फ़्लाइट को वो करते हैं और कुछ फ़्लाइट को। देन जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो आपका एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एड्रेनलिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है आपका रेजिस्टेंस स्टेज और फिर है आपका एग्जॉशन स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, बॉडी जो होती है ना वो क्या करती है कि स्ट्रेसर जो आपको मिल रहा है उस पर अडेप्ट करने की कोशिश करती है कि हाँ चल अब मैं यहाँ से इससे अडेप्ट करती हूँ। मान लो आपने फ़ाइट करने का और फ़्लाइट करने का दोनों ही नहीं सोचा, फिर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर कि भाई जब आपको स्ट्रेस मिले जा रहा है तो आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, अडेप्ट करेगी उस चेंजेस को। फिर है आपका सेकंड, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिमेन्स एलिवेटेड। ये जो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना वो एलिवेटेड ही रहता है, मतलब बॉडी एक बार को स्ट्रेस से अडेप्ट तो कर लेगी, लेकिन जो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, जो आपको शिवरिंग हो रही है, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और जैसे ही आपका स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है ना फिर भी, तो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिप्लीट करना शुरू हो जाते हैं। अब एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो क्या हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है और एड्रेनलिन रिलीज़ करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कॉर्टिसोल ग्लैंड जो आता है वो आपका एक्टिव हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाता है आपकी, ठीक है। देन उससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आएगा आपका एक एग्जॉशन स्टेट। एग्जॉशन में क्या है, जो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं वो हो जाते हैं आपके ड्रेन, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है और आपको जो रिस्क ऑफ इलनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है आपकी, कि भाई मतलब आपकी जो डिसीज़ से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी, और जो डिसीज़ है आपकी कोई भी मतलब रिस्क ऑफ इलनेस आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है एग्जॉशन स्टेज में। तो अब मान लो कि एक आदमी है, वो आपको थप्पड़ मारे जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी बॉडी जब तक तो झेलेगी कि हाँ 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ 10 थप्पड़, लेकिन जब उससे ऊपर हो जाएगा कि एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा तो आपकी बॉडी भी गिव अप कर देगी और आप एकदम से रोने लग जाओगे, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब एक पॉइंट तक ही आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है स्ट्रेस को झेलने के लिए, और उसके बाद जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है उसके बाद आती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स कि सारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो जाते हैं एंड देन इम्यूनिटी कम और इलनेस की रिस्क बढ़ जाती है आपकी बॉडी में। फोकस किस पे जाता है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू स्ट्रेस, डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल परसेप्शन और कॉग्निशन। एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो पहले आएगी अलार्म स्टेट, उसको एंशियसनेस होगी पढ़ने से पहले कि यार मेरा एग्ज़ाम है, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मुझे पढ़ना है, मेरा इतना सारा सिलेबस रह रहा है, तो एंशियसनेस आएगी पहले उसमें। फिर आएगी रेजिस्टेंस, मतलब वो फिर कंटिन्यू वो स्ट्रेस में तो रहेगा लेकिन वो स्टडीज़ करता रहेगा कॉन्टीन्यूसली बाय कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कोप करते हुए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। फिर आता है आपका एग्जॉशन, जब वो ज़्यादा पढ़ लेता है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़्यादा ही परसीव कर लेता है कोई चीज़ को, स्ट्रेस को, तो फिर वो पड़ता है बीमार, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, उसको फटीग होनी शुरू हो जाती है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से। ये आपने देखा होगा एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि उनकी एक एग्जॉशन स्टेट आ जाती है जिसमें वो बीमार पड़ते हैं और उसके बाद उनको हो जाता है फटीग, दैट इज़
वो मतलब थकावट महसूस करते हैं, वो यही रीज़न है, ठीक है, एग्ज़ाम्स के टाइम पे। फिर हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। इसको प्रपोज किया था रिचर्ड लेजारस ने 1966 में। मेन आइडिया क्या था कि स्ट्रेस जो है ना, ये डिपेंड करता है कैसे एक इंडिविजुअल इसको इंटरप्रेट करता है या फिर किसी सिचुएशन को अप्रेज करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, कि मतलब मैं किसी सिचुएशन को कैसे परसीव कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई स्ट्रेसर मेरे लिए भी है और मेरे साथ वाले पर्सन के लिए भी है, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रेसर, वो जो परसीव कर रहा है उस सिचुएशन को, वो इतना नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं परसीव कर रही हूँ ना उस सिचुएशन को, मैं ज़्यादा अपने माइंड में परसीव कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को इंटरप्रेट ज़्यादा कर रही हूँ माइंड में और डर रही हूँ उससे, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या क्या आता है, पहला है आपका प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल और तीसरा है री अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है, आप इवैल्यूएट करते हो कि वो जो इवेंट है वो हार्मफुल, थ्रेटनिंग या फिर चैलेंजिंग तो नहीं है। मतलब कि कोई भी इवेंट है, मान लो कोई आपको घूर ही रहा है, तो उसमें आपको दो केसेस बनते हैं। या तो आप सोचो चलो नॉर्मल तरीके से घूर रहा है, चलो होता है, सभी करते हैं, लेकिन एक सेकंड आपका सेकंड थॉट क्या आएगा, यार ये तो मुझे घूर रहा है, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा, कहीं इसके पास चाकू तो नहीं है, कहीं इसके पास ये तो नहीं है, कहीं इसके पास गन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें है ना, दो तरीके की सिचुएशंस अराइज होती हैं आपकी, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो पहले में क्या होगा, आप इवैल्यूएट करोगे कि वो सिचुएशन हार्मफुल, थ्रेटनिंग या चैलेंजिंग तो नहीं है। एग्जाम्पल देखो कि या जैसे ही आपका पेपर आया हाथ में, तो आप कह रहे हो यार ये एग्ज़ाम तो मुझसे क्रैक नहीं होगा, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पेपर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है एग्ज़ाम में और इतने में ही आपने परसीव कर लिया अपने माइंड में कि ये एग्ज़ाम टफ़ है और मुझसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, है ना, और मुझसे ये पेपर नहीं होगा, मैं फ़ेल होऊंगा इस पेपर में। तो जो नीचे के क्वेश्चंस हो सकता है आपको वो आते भी हों, आप वो भी गलत कराओगे। और एक पर्सन ऐसा है जिसने पहला क्वेश्चन पढ़ा, देखा मुझे नहीं आता है, उसने नीचे के क्वेश्चंस देखे, अच्छा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ। बेसिकली इस पे देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ, ना कि ये देखना कि मैं क्या नहीं कर सकता। और उसको एक तो उसको स्ट्रेसफुल बना लेगा, एक उस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर लेगा। तो ये होता है फ़र्क, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड अप्रेजल। इसमें आप इवैल्यूएट करते हो अवेलेबल रिसोर्सेज को जो आपके पास हैं, ताकि आप उस स्ट्रेसर से कोप कर सको। एग्ज़ाम्पल देखो, मैं कैसे एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ कि आई कैन मैनेज इफ़ आई प्लान वेल एंड रिवाइज थॉरोली, कि भाई मैं मैनेज कर लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा एग्ज़ाम में अगर मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ, अच्छे से प्लान करता हूँ और अपने जो सिलेबस है उसको ईजी अच्छे से रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो मैं स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस हो रहा है मुझे एग्ज़ाम रिलेटेड, तो उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका री अप्रेजल। इसमें होता है आपका, आप री इवैल्यूएट करते हो सिचुएशन को आफ्टर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़। मतलब जब आपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपना लिया उसके बाद री इवैल्यूएट करना सिचुएशन को। फोकस किस पे रहता है, आप इसका एम्फसाइजेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड कोपिंग। मतलब ये एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इन परसेप्शन एंड कोपिंग। मतलब जो डिफरेंट इंडिविजुअल का परसेप्शन है और कोपिंग मेथड है। जैसे मैंने बताया ना, एक पेपर हाथ में लेके कह रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, और एक कह रहा है कि चलो एक नहीं आता बाकी तो मुझे आते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और एक मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको कोई घूर रहा है तो एक कहेगा कि यार चल ऐसे ही घूर रहा होगा, और दूसरा कहेगा कि यार कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता। तो ये दो तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं आपके पास, ठीक है। स्ट्रेस सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं होता, बट एक इंटरेक्शन है पर्सन और इन्वायरमेंट के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, दो स्टूडेंट्स सेम एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं। जैसे नीचे देखो, एक जो होता है वो स्ट्रेस फील करता है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, जिसको थ्रेट अप्रेजल कहते हैं। और दूसरा ये कॉन्फिडेंट फील करता है ये सोच के कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं आप चैलेंज अप्रेजल, और पहले वाले को बोलोगे आप थ्रेट अप्रेजल। आगे चल दो।
सो ये कंपैरिजन टेबल है आपका, अगर पूछें आप ये भी बना सकते हो GAS और कॉग्निटिव अप्रेजल मेथड में। GAS को हेंस सेली ने प्रपोज किया था और कॉग्निटिव अप्रेजल मेथड को रिचर्ड लेज़ारस ने। देन फोकस क्या है GAS का, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स, फिजियोलॉजिकल, एंड कॉग्निटिव अप्रेजल मेथड में क्या था, कॉग्निटिव एवेल्यूएशन ऑफ स्ट्रेसर्स। देन नेचर क्या है स्ट्रेस का, इसमें आपका यूनिवर्सल बॉडीली रिस्पॉन्स होता है और कॉग्निटिव में सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन, इंडिविजुअल की परसेप्शन पे। देन स्टेजेस क्या हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन, ये 3 स्टेजेस हमने कर लिए हैं, ठीक है। देन इसमें आपका कॉग्निटिव अप्रेजल मेथड में क्या होता है आपका मॉडल में, पहला होता है प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल और तीसरा है री अप्रेजल। रोल ऑफ कॉग्निशन डज नॉट कंसिडर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, परसेप्शन आई गेस ये होगा, एंड सेंट्रल टू मॉडल। आगे चलो स्टेजेस और प्रोसेस, इसमें आपका पहला आता है अलार्म स्टेट, दूसरा है रेजिस्टेंस, तीसरा एग्जॉशन और ये अप्रेजल हमने कर लिया है। रोल, हाँ तो ये रहा, रोल ऑफ कॉग्निशन डज नॉट कंसिडर परसेप्शन और ये है सेंट्रल टू मॉडल। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रेस रिएक्शन जो है GAS में क्या होता है, सेम होता है सभी इंडिविजुअल के लिए, जैसे वो स्ट्रेसर्स के उस पर वो करते हैं। और दूसरा क्या है, रिएक्शन डिफर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अप्रेजल। एप्लीकेशन, एक्सप्लेन्स बॉडीली इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, दूसरा है एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कोपिंग एंड स्ट्रेस मेथड, ठीक है। एक फिजियोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल है, याद रखना तो अलग अलग है। GAS जो है ना ये आपका बायोलॉजिकल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ओवर टाइम, इस पे एम्फेसाइज करता है। कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल ये आपका हाईलाइट करता है साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड कोपिंग प्रोसेसेस पे। जो दोनों ही मॉडल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके समझने में स्ट्रेस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 2 चीज़ों पे, दैट इज़ परफेक्शन एज फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस, दूसरा है आपका टाइप A पर्सनालिटी। मतलब एक में आपको ये लिखना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़म सीख करते हैं हर एक चीज़ में, तो उन्हीं के लिए ये जो परफेक्शनिज़म है वो कैसे स्ट्रेस के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करती है। और दूसरा है आपका टाइप A पर्सनालिटी के बारे में। चलो, परफेक्शनलिज्म में क्या होता है आपका कि आप ना एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हो अपने लिए और दूसरों के लिए, और आप सोचते हो कि कोई ना तो मैं कोई गलती करूँगा और अगर मैं सामने वाले को काम दे रहा हूँ ना ही वो कोई गलती करेगा, तो इसको बोलते हैं परफेक्शनिज्म, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं, आप अपने से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर लेते हो, आप ओवर क्रिटिकल सेल्फ इवैल्यूएशन करते हो। मान लो आपसे छोटी सी गलती भी हो गई ना, तो आप एक एक गलती को इस तरीके से पिन पॉइंट करोगे कि ओवर क्रिटिकल आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे। और जब जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन को दिख रहा है कि ब्रेन ने तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं अपने ब्रेन में, छोटी छोटी भी गलती होती हैं तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिलेगा, अरे यार तुझसे ना हो पाएगा, है ना, ये वाली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही माइंड में आती हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। तो उससे क्या है, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तीसरा है फियर ऑफ फेलियर एंड मेकिंग मिस्टेक। इसमें आप फेलियर का फियर आपके जनरेट होता है कि यार ये हो नहीं पाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है ये फेल हो जाएगा इस तरीके से, या फिर मिस्टेक्स ज़्यादा होने के चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या है, ये आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस कॉज करता है कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन की वजह से। अब आपने गलती करी, आपके ब्रेन को सिग्नल मिला कि हो नहीं पाएगा, आपने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया क्रिटिकली, और उससे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन। आप अपने आप से और अपनी परफॉर्मेंस से और सामने वाले की परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, जिसकी वजह से एंजाइटी होगी, बर्नआउट होगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे जैसे डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल देखो, जो स्टूडेंट है वो एक असाइनमेंट को मल्टीपल टाइम्स रीराइट कर रहा है टू मेक इट अ परफेक्ट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से क्या क्या वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्ट्रेस भी हो रहा है और एग्जॉशन भी हो रही है, ठीक है।
टाइप्स देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। एक होता है एडेप्टिव परफेक्शनिज्म, दूसरा होता है मैल एडेप्टिव परफेक्शनिज्म। एडेप्टिव परफेक्शनिज्म में क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड्स विद फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि लेस स्ट्रेसफुल होता है। इसमें आप हाई स्टैंडर्ड्स तो सेट करते हो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है आपकी। माल एडेप्टिव में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स को आप रिजिड करते हो और अपने आप को ना हाईली हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हो, कि मतलब अपने आप को जो क्रिटिसाइज़ करते हो बहुत हार्श तरीके से अपने आप को जज करते हो, तो ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। वाई इट लीड्स टू स्ट्रेस प्रोननेस, क्योंकि आप कब देखो, अब जब हाई स्टैंडर्ड्स आपने अपने लिए रख लिए तो कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होंगी हर काम में। अब जब छोटी मिस्टेक्स होंगी तो आपने हाई स्टैंडर्ड्स जो अपने स्टैंडर्ड्स आपने यहाँ कर रखे हैं, मान लो छोटी मिस्टेक भी हो गई तो वो ये वाला स्टैंडर्ड आप देखोगे, ये वाला स्टैंडर्ड, ठीक है, फ़र्क इतना सही है दोनों में, लेकिन उससे क्या होगा, अनसेटिस्फैक्शन होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील गुड इनफ। दूसरा क्या है, प्रोकेस्टिनेशन ड्यू टू फियर ऑफ इम्परफेक्ट परफॉर्मेंस। अब आप प्रोकेस्टिनेट करना शुरू कर जाओगे कि यार मुझसे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। जब आप 100% की उम्मीद करोगे तो आप प्रोकेस्टिनेट भी करोगे, आपको लगेगा कि यार इसमें तो गलती होने के चांस है, मैं करता ही नहीं, मैं टाल देता हूँ, कोई और कर लेगा, बाद में कर लेंगे, ये इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। देन इक्वेटिंग सेल्फ वर्थ विद अचीवमेंट्स लीडिंग टू कंटिन्यूस प्रेशर। आप अपनी सेल्फ वर्थ को इक्वेट करते हो अचीवमेंट्स के साथ, कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली तो ही आप वर्दी हो, अदरवाइज़ आप वर्दी नहीं हो, ठीक है। ऐसे आप अपने आप को वो कर लेते हो, जो कि फिर क्या लीड करता है, कांस्टेंट या कॉन्टीन्यूस प्रेशर की टूवर्ड्स आपको लीड करता है। फिर आ जाते हैं आपकी टाइप ए पर्सनालिटी पे। टाइप ए पर्सनालिटी आपकी इंट्रोड्यूस करी थी फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने 1959 में। तो बेसिकली टाइप ए पर्सनालिटी में क्या है, आप कॉम्पिटिटिव होते हो, एम्बिशियस होते हो, इम्पेशेंट होते हो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हो, ठीक है। तो की ट्रेट्स क्या हैं टाइप ए पर्सनालिटी के, हाई सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी, कि भाई हर चीज़ टाइम पे ही कंप्लीट करनी है आपको, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा क्या है, ऑलवेज इन अ हरी, मतलब आप एकदम हरी में रहोगे यार मुझे, और मल्टीटास्किंग करोगे ज़्यादा, कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड ईजिली, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाओगे, और जैसे ही कोई डिले आएगा आपके काम में आप इरिटेट हो जाओगे। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है, मान लो कोई गेस्ट आ गया उस दौरान, तो आपको क्या आदत है कि मुझे तो 1 घंटे में ही करना है, ठीक है, आप टाइम बाउंड हो जाते हो, टाइम अर्जेंसी के चलते आप फिर फ्रस्ट्रेट होगे। देन यू हैव हॉस्टिलिटी एंड एंगर टूवर्ड्स अदर्स। जब आप काम टाइम पे नहीं कर पाओगे या फिर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स आएंगी तो आप इम्पेशेंट हो, आप में एग्रेशन है, तो हॉस्टिलिटी जनरेट होगी, एक तो एनिमिटी जनरेट होगी आपकी, प्लस एंगर आएगा, आप अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा, दूसरों के ऊपर भी गुस्सा आएगा, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, इंक्रीज्ड प्रोननेस टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, जैसे कि अब फिर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जब इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी तो ऑब्वियस सी बात है इलनेस जनरेट होगी जो स्ट्रेस रिलेटेड होगी, जैसे कि बीपी हो जाएगा, आपको हार्ट डिसीज़ हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल देखो, एक मैनेजर है जो कॉन्टीन्यूसली बिना ब्रेक के काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, दूसरों को इंटरप्ट कर रहा है बार बार, खुद भी इरिटेट हो रहा है, दूसरों को भी इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी आपके प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक मैनेजर का जिसकी टाइप ए पर्सनैलिटी है। फिर टाइप बी पर्सनैलिटीज़ होती हैं आपकी जो थोड़े रिलैक्स्ड हैं, इजी गोइंग हैं और स्ट्रेस कम लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, इनमें जो टाइप बी पर्सनैलिटी है इनमें स्ट्रेस का क्या रीज़न होता है कि इनमें स्ट्रेस क्यों हो जाता है, जब वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ अराउजल एंड टेंशन में रहेंगे ना तब उनमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। जब वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे और काम ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तब उनको स्ट्रेस जनरेट हो जाता है टाइप बी को। एंड हॉस्टिलिटी इंक्रीजेस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बर्डन, ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल दोनों ही स्ट्रेस बर्डन आपके इंक्रीज़ कर देती है हॉस्टिलिटी। फिर है आपका डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेस के क्या इफ़ेक्ट है हेल्थ पे, परफॉर्मेंस पे और प्रोडक्टिविटी पे। चलो जो
स्ट्रेस ना उसके सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल की फ़िज़िकल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे और फिजियोलॉजिकल वेलबींग पे, ठीक है, और परफॉर्मेंस और उसकी प्रोडक्टिविटी पे। जो एक माइल्ड स्ट्रेस होता है ना, वो तो एक मोटिवेटर की तरह काम करता है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह। पर जब आपका स्ट्रेस बहुत एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, जब वो क्रोनिक और इंटेंस बन जाता है ना, तब वो आपकी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बहुत ही गंदी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। अब हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा? स्ट्रेस जो होता है ना, आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है, और अगर प्रोलॉन्ग हुआ, ज़्यादा टाइम तक वो स्ट्रेस रहा, तो क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट करेगा? कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि फिर आपको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और अदर कार्डियक इश्यूज़ कॉज करेगा। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिसमें जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, और जिससे इंडिविजुअल्स जो हैं उसमें इन्फेक्शंस का ख़तरा ज़्यादा होगा, वो कोल्ड एंड कफ उसको ज़्यादा होगा, वुंड हीलिंग आराम से होगी, देर से होगी, उसकी डाइजेस्टिव इश्यूज़ वो फेस करेंगे, जैसे कि एसिडिटी, अल्सर्स, इंडाइजेशन, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। देन मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाएंगी, कंटिन्यूअस जब टेंशन रहेगी किसी को तो उसको हेडेक, माइग्रेन, नेक में पेन होता है, बैक पेन होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंडोक्राइन इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि जब आपके कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होते हैं तो इससे क्या होता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा और बर्नआउट हो जाएगा एट दी एंड। इफ़ेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है? तो रिलेशनशिप स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के बीच में इस तरीके से डिस्क्राइब है, मतलब जो आपका यर्कीज डॉडसन लॉ कहता है, ये आपको लिख के आना है पेपर में, यर्कीज डॉडसन लॉ। इसके अकॉर्डिंग जो मॉडरेट लेवल है स्ट्रेस के, जस्ट अ मिनट, हाँ, जो मॉडरेट लेवल है ना स्ट्रेस के, वो आपकी अलर्टनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, फोकस को इंक्रीज़ करते हैं और मोटिवेशन को इंक्रीज़ करते हैं, विच लीड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। अगर स्ट्रेस बहुत कम हो तो क्या होता है, बोर्डम हो जाती है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में रिडक्शन आ जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है तो आपकी वो परफॉर्मेंस को इम्पेयर कर देगा, एंजाइटी कॉज करेगा, कन्फ्यूजन कॉज करेगा, और कंसंट्रेट करने की एबिलिटी में क्या करेगा, परेशानी करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है मॉडरेट स्ट्रेस में, तो वो क्या करेगा, वो फोकस कर पाएगा। पर अगर उसके ऊपर एक्सट्रीम स्ट्रेस आ जाए तब वो क्या होगा, उसके में पैनिक क्रिएट होगा, मेमोरी लैप्सेस आएंगे, ब्लैंक आउट हो जाएगा एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। स्ट्रेस ना आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि पहला डिसीजन मेकिंग, जब बहुत एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस होता है तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है, जिसमें आपके क्या होता है, आप पुअर डिसीजन लेते हो, प्रेशर में आके आप गलत डिसीजंस ले लेते हो, हरी में लेते हो डिसीजंस, मेमोरी आपकी वीक हो जाती है, आप मतलब भूलने लग जाते हो चीज़ें, इजीली रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ों को, और डिफ़िकल्टी होती है, अटेंशन स्पैन आपका रिड्यूस हो जाता है, आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत देर तक नहीं कर पाते हो, अटेंशन स्पैन आपका रिड्यूस हो जाता है। प्रोडक्टिविटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं? स्ट्रेस आपके ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है वर्क प्लेस और एकेडमिक प्रोडक्टिविटी पे। अब जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप छुट्टियां बार बार लोगे और उसकी वजह से क्या होगा, एब्सेंटिज़म होगा। फिर एक होता है प्रेजेंटिज़म, जिसमें आप प्रेजेंट तो हो पर आप स्ट्रेस में हो, तो आप फुल कैपेसिटी में अपना फंक्शन नहीं कर पाओगे, वर्क नहीं कर पाओगे, थकावट की वजह से, मेंटल डिस्ट्रैक्शन और लो मोटिवेशन की वजह से। तीसरा है आपका लो वर्क क्वालिटी। स्ट्रेस जो है आपका
वो आपकी अटेंशन को रिड्यूस करता है डिटेल्स के टूवर्ड्स, और आपकी एरर रेट मतलब जो होता है गलती करने के चांसेस को बढ़ा देता है, और ओवरऑल वर्क क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। देन यू हैव रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। हाई स्ट्रेस लेवल आपके क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस आपकी क्या करता है, आप जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आप इरिटेटेड रहोगे, सारा दिन गुस्से में रहोगे, एग्रेशन में रहोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टीम वर्क पुअर हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आपके पीयर्स के साथ और कोलीग्स के साथ। फिर आता है आपका लास्ट फेज एंड दैट इज़ बर्नआउट फेज। बर्नआउट में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग जब आपका एक्सपोजर होता है ना स्ट्रेस के साथ, तब आता है ये बर्नआउट फेज, जिसमें आ जाती है इमोशनल एग्जॉशन। आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हो। डीपर्सनलाइजेशन मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को छोड़ के आपका डीपर्सनलाइजेशन मतलब आप अलग अलग पर्सनालिटी को परसीव करने लग जाओगे। आप रिड्यूस आपकी जो पर्सनल अकम्पलिशमेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगी, जो कि फिर रिजल्ट करेंगी विड्रॉल फ्रॉम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। देन यू हैव कंबाइंड इफेक्ट। सो कंबाइंड इम्पैक्ट जो होता है ना स्ट्रेस का हेल्थ पे, परफॉर्मेंस पे और प्रोडक्टिविटी पे, ये एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट करता है। ये पुअर हेल्थ आपकी करता है कॉज ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है। और एक पर्सन की कैपेसिटी टू परफॉर्म वो रिड्यूस हो जाती है। देन प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी तो आगे और फर्दर स्ट्रेस क्रिएट होगा। जॉब में सेटिस्फैक्शन को इफ़ेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका मोराल जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, और आपस में जो एंगेजमेंट है ना लोगों के साथ वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। कंक्लूजन क्या निकलता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एसेंशियल है आपके फिज़िकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। टेक्निक्स जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, सोशल सपोर्ट को सीख करना और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ये आपकी हेल्प करती हैं जो आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट है स्ट्रेस को उसको ख़त्म करने में और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करने में। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। कल मैं लेके आऊँगी सेक्शन बी, उसको कर लेना। पेपर से पहले 3-4 पेपर्स में करा दूँगी आप लोगों के, तो वो ज़रूर पढ़ के जाना।